हेलो, गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खासियरगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, कक्षा 8। लेसन नंबर हमारा आज का 3rd है। तो आज हम इस 3rd लेसन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। कंपनी दीवान बन गई से 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत को होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सका। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि कंपनी दीवान बन गई कि 12 अगस्त 1765 के अंदर ना जो मुगल बादशाह था उसने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी सौंप दी थी और जो बंगाल का जो सारा सिस्टम था अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इस प्रकार कंपनी जो है बंगाल की दीवानी बन गई थी। आगे पढ़ते हैं कि कंपनी की आमदनी किस प्रकार बढ़ी। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करे, हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों की कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें
बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिरता जा रहा था और खेती जो है चौपट होने की दशा में जा रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो इसके अंदर हमने किया था कि कंपनी की आमदनी किस प्रकार बढ़ी, कंपनी क्या चाहती थी। कंपनी टैक्स लगाना बहुत कुछ चाहती थी, कंपनी अपना आमदनी भी बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसके अंदर एक अकाल भी पड़ गया था। अकाल इतना बुरा भयंकर पड़ा कि बहुत से लोगों की जान चली गई थी और लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। आगे आता है खेती में सुधार। जो ये पॉइंट हम करेंगे छात्रों, खेती में सुधार, ये हमारा 3rd क्वेश्चन भी बनता है। अगर आपके पास हेल्प बुक हो तो आप हेल्प बुक में कर देना, नहीं तो ये मैंने जो ध्यान भी लगाया हुआ है और ये 3rd क्वेश्चन इसका यहीं से बनेगा। एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। हेल्प बुक है तो आप अपने कर लेना, नहीं तो इसके अंदर से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो आगे आता है खेती में सुधार की जरूरत है। अगर अर्थव्यवस्था में संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली थी। आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में ताई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे से अंदर ही रहेंगे। आगे इनके अंदर समस्या आ गई थी। स्थायी बंदोबस्त की जो समस्याएं थी वो इस प्रकार थी। स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने यह पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक में हालात इतने बदल चुके थे कि बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों को आमदनी में तो सुधार आया था, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी और वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी अपनी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से जो कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ये अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे, उन्हें भी बिना परेशानी और बिना निवेश खतरा उठाए अपनी आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की कोई परवाह नहीं थी।
दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान जो लगान चुकाता था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था कि कंपनी कब ज़मीन ले सकती थी। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुकाता तो उसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, यानी ज़मीन जो कंपनी के हिस्से में आ जाती थी। आगे आता है एक नई व्यवस्था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, तो 4th क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो। और आगे मुद्रा व्यवस्था भी आती है, वो 5वां क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चनों के टिक लगाए हुए, ये आपको करना है। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में के लिए हॉल मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बनाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और से कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम भी दिया गया था। तो ये थी मुद्रा व्यवस्था हॉल मैकेंजी की। इसको महलवारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। आगे आती है मुद्रा व्यवस्था अलग थी। एक ब्रिटिश शासन के अंदर जो मुद्रा व्यवस्था चली थी, वो 5वां क्वेश्चन बनता है। ये 5वां क्वेश्चन का आंसर होगा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा था। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार या रेतवारी का नाम दिया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों में के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इसी व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में अपनी व्यवस्था लागू कर दी, यानी मुद्रा व्यवस्था लागू कर दी थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो कि पीढ़ियों से ज़मीनों पर खेती करते आ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और लेसन। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन कर दिए साथ में, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। ये आपको हेलो बुक है आपके पास तो हेलो बुक में कर सकते हो, नहीं तो बुक में से कर सकते हो। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा। ये आपको क्वेश्चन लिखने हैं, याद करने हैं और ये लेसन भी यहाँ तक पढ़ना है। धन्यवाद।